Good evening, students. Now today, first I will solve the remaining numerical, example number 12.9. Then I will discuss the further topics. Okay. So on page number 215, page number 215, example number 12.9. Now this example is based on mixed combination. ऐसा जरूरी नहीं होता है कि कोई भी सर्किट में आपको सिर्फ सीरीज दिखे या सिर्फ पैरेलल दिखे. Sometimes there is a mixed combination of series and parallel. तो वो कैसे आइडेंटिफाई करना है? मिक्स कॉम्बिनेशन में कौन से रेजिस्टर सीरीज में है, कौन से रेजिस्टर्स पैरेलल में है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए एक ट्रिक बताता हूं मैं आपको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ड्रॉ द सर्किट गिवन इन एग्जांपल 12.9. This is a battery, and here again there are three resistors. Okay. So here how many resistors are there? There are total 5 resistors. R1, R2, R3, R4, R5. अब यहाँ पे देखोगे तो आपको लगेगा सब पैरेलल में कनेक्टेड है, पर यहाँ पे कुछ तो मीनिंग होगा इन दो को अलग कनेक्ट करने का, इन तीन को अलग करने का. 5 पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब कि आप डायरेक्टली 5 कनेक्ट करो. इसको बोलते हैं 5 पैरेलल्स. ओके, 5 रेजिस्टर्स इन पैरेलल. बट यहाँ पे कुछ तो अलग होगा, तो वो चीज कैसे डिटरमाइन करेंगे वो देखते हैं. तो अब यहाँ पे कौन सी चीज पैरेलल में है, कौन सी चीज सीरीज में है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये देखना है, आपको करंट का पाथ ड्रॉ करना है सबसे पहले. फॉर आइडेंटिफाइंग व्हिच रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ द पाथ ऑफ करंट. सो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. तो यहां से करंट फ्लो हुआ आई जितना, यहां पे आके स्प्लिट हुआ. ठीक है, टोटल करंट जितने पार्ट्स में स्प्लिट होता है, टोटल करंट जितने पार्ट्स में, जितने पार्ट्स पे स्प्लिट होता है, वो रेजिस्टर्स किस में होते हैं? पैरेलल में होते हैं. तो R1 R2 किस में है? पैरेलल में है, क्योंकि यहां पे करंट स्प्लिट होके आया है. तो रिजल्टेंट पैरेलल का कैसे निकालना है? मतलब R1 और R2 का पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग है, फिर यहां से ये करंट क्या हो जाएगा? कंबाइन होके वापस से I जितना हो गया, फिर वापस से I जितना करंट इन तीन पार्ट्स में स्प्लिट होगा. तो ये तीन पार्ट्स भी पैरेलल में है, बट उनका पैरेलल अलग है. आपको ये देखना है कि टोटल करंट जितने पार्ट्स में स्प्लिट होता है वो पैरेलल में होते हैं. ठीक है, तो R1 और R2 पैरेलल में है, बट इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्टेंट आप अलग निकालोगे और इनका रिजल्टेंट आप अलग निकालोगे. क्यों अलग निकालेंगे उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूं. तो आपको सिर्फ क्या नोट करना है सबसे पहले, कि जहां भी करंट स्प्लिट हो रहा है, तो वो जो टोटल करंट जितने पार्ट में स्प्लिट हो रहा है, सिर्फ उतने ही रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है. सो यहाँ पे I करंट स्प्लिट हो रहा है दो पाथ पे, दो पार्ट में स्प्लिट हो रहा है. सो R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2. क्लियर? देन again this current combines. The total current I now splits into 3 different paths and it flows through R3, R4 and R5. So now these 3 resistors are again connected in parallel. तो इसका रिजल्टेंट हम अलग निकालेंगे. ठीक है, अब कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा. आपको यहां पे बोला है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस. सबसे पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, देन द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, मतलब I निकालना है. चलो, सो R1 R2 R3 सबकी वैल्यू दी है आपको. R1 is 10,
R2 is 40, R3 is 30, R4 20, R5 60. They are connected to a battery of potential 12 volt. ये क्वेश्चन है. ओके, हमें आई फाइंड करना है और इन पांचों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा फाइंड करना है. मतलब इस सर्किट में नेट रेजिस्टेंस कितना होगा वो. सो आप देखो कि यहाँ पे R1 और R2 पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इनका पैरेलल का रिजल्टेंट मैं पहले निकाल लेता हूं कि इन दोनों से कितना इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है. तो क्या लिखेंगे, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 and R2, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2. अब इक्विवेलेंट हमने अभी थ्योरी में R ही सपोज किया, बट अभी तो सर्किट का हमें इक्विवेलेंट नहीं मिल रहा है. हमें किसका इक्विवेलेंट मिल रहा है, सिर्फ ये दो रेजिस्टर्स का. तो जब तक सर्किट के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पे ना आ जाए तब तक R सपोज मत करो, कोई और सिंबल सपोज करो. क्या बोला मैंने, अभी हमें इक्विवेलेंट किसका मिल रहा है, सिर्फ ये दो रेजिस्टर्स का मिल रहा है, पूरे सर्किट का तो नहीं मिल रहा है. तो जब तक हमें पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट नहीं मिलता तब तक हमें R सपोज नहीं करना है, कोई दूसरा सिंबल सपोज करना है. सो लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 एंड R2 बी R डैश. क्या सिंबल ले सकते हैं रेजिस्टेंस में, R डैश ले सकते हैं, R डबल डैश ले सकते हैं. सो ये सिंबल्स हम ले सकते हैं. ठीक है, इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या है, R डैश. अब ये दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में. तो फॉर्मूला किसका आएगा, पैरेलल का आएगा. देखो, सो 1 बाय R डैश. पैरेलल में फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाय इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 अप टू 1 बाय RN. ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में. सो नाउ इक्विवेलेंट कितना है, R डैश है. इक्विवेलेंट हमेशा इस साइड इक्वल्स टू, ये किसका इक्विवेलेंट है, R1 और R2 का. सो इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 equals to 1 by, what is R1? R1 is 10. What is R2? R2 is 40. LCM of 10 and 40 will be 40. 40 by 10 4. 40 by 40 1. कितना आ गया, 5 by 40. 1 by R dash आया 1 by 8. 1 by R dash is 1 by 8. तो R dash कितना हो गया, 8 ओम हो गया. क्लियर, R dash कितना हो गया, 8 ओम हो गया. मतलब इन दोनों का इफेक्ट कितना है सर्किट पे. ये दोनों रेजिस्टर्स की जगह अगर मैं 8 ओम का रेजिस्टर्स लगाता तो भी सर्किट में कोई चेंज होता नहीं, बिकॉज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R1 and R2 is 8 ohm. Clear? The net effect produced by these two resistors connected in parallel is 8 ohm. इतना आ गया हमारे पास. ये सिर्फ इन दोनों का है. अब इन तीनों का निकालते हैं. So let equivalent resistance of R3, R4 and R5, R3, R4 and R5 B. अभी भी पूरे सर्किट का तो आया नहीं, तो क्या लेंगे, कोई और सिंबल, तो इसको लेते हैं R डबल डैश. क्या ले लिया, R डबल डैश. सो अगेन दीज थ्री आर कनेक्टेड इन पैरेलल क्योंकि करंट अलग अलग है. सो 1 बाय R डबल डैश. R डबल डैश किसका इक्विवेलेंट है, R3, R4 और R5 का. सो इक्वल्स टू 1 बाय R3 प्लस 1 बाय R4 प्लस 1 बाय R5. 1 बाय, व्हाट इज R3? 30. What is R4? 20. What is R5? 60. Clear? R3, R4 और R5 का इक्विवेलेंट हमने लिया R डबल डैश. ये तीनों पैरेलल में थे तो ये फॉर्मूला है. 30, 20, 60 का एलसीएम 60. 60 by 32, 60 by 23, 60 by 61, 6 by 60, 1 by 10.
तो R डबल डैश कितना हो गया 10 ohm. So net effect produced by these three resistors is 10 ohm. Net effect produced by these three resistors is 10 ohm. अब हमें पूरे सर्किट का निकालना है, तो सर्किट में क्या चेंजेस आएंगे? हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, मतलब यहां पे इन दोनों का इफेक्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है 8 ओम। तो हम सर्किट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इस टाइप का सर्किट हो जाएगा। यहां पे इन दोनों की जगह कितने ओम का रेजिस्टर होगा 8 ओम का। इन दोनों का इफेक्ट कितना है 8 ओम का ही है, तो इन दोनों को रखो या 8 ओम को रखो, वन एंड द सेम थिंग। आई एम ड्रॉइंग दिस सर्किट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये इक्विवेलेंट हमने क्यों फाइंड करे। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट 8 है, तो इन दोनों की जगह अगर मैं 8 रखूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे एक बैटरी है, और यहां पे इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना है 10 है। सो इन प्लेस ऑफ दीज थ्री रेजिस्टर्स आई कैन प्लेस अ रेजिस्टर ऑफ वैल्यू 10 ओम। क्लियर? यहां पे एक स्विच है मे बी, सर्किट में ये डिफरेंस आ गया। नाउ टेल मी दैट दिस आर डैश एंड दिस आर डबल डैश ये कैसे कनेक्टेड है। तो ये चीज समझाने के लिए कि अब क्या हमें करना है, उसके लिए मैंने सर्किट बनाया। नाउ यू कैन सी दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीस टू रेजिस्टर्स वाज आर डैश एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दीस थ्री रेजिस्टेंसेस आर डबल डैश। अब देखो इसका इन दोनों का इक्विवेलेंट और इन तीनों का इक्विवेलेंट कैसे कनेक्टेड है। जितना करंट यहां से फ्लो होगा उतना ही करंट यहां से फ्लो होगा। तो ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। इन दोनों से टोटल करंट जितना फ्लो हो रहा है उतना ही करंट इन तीनों के टोटल से फ्लो हो रहा है। मतलब इन दोनों का जो इक्विवेलेंट होगा और इन तीनों का जो इक्विवेलेंट होगा उन दोनों से करंट तो क्या होंगे, सेम पास होंगे। मतलब इन दोनों के इक्विवेलेंट्स कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। सो लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R डैश एंड R डबल डैश बी R। अब पूरे सर्किट का मिलने वाला है तो क्या ले लिया R। तो सीरीज में तो क्या करना है, सीधे ऐड कर देना है R डैश प्लस R डबल डैश 8 प्लस 10 इक्वल्स टू 18 ओम। वी गॉट द रेजिस्टेंस। ठीक है, क्या किया हमने, पहले हमने करंट का पाथ बनाया। करंट जहां पे टोटल करंट डिवाइड होगा वो जितने पार्ट्स में डिवाइड होगा उनको आपको पैरेलल में कंसीडर करना है। तो पैरेलल में इसका इक्विवेलेंट आ गया 8, हमने इक्विवेलेंट लिया था R डैश, इन तीनों का इक्विवेलेंट आ गया 10। क्लियर? अब इन दोनों के इक्विवेलेंट जितना करंट इसके इक्विवेलेंट से फ्लो होगा उतना ही करंट इसके इक्विवेलेंट से फ्लो होगा। सो दीस टू रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो इसका नेट इफेक्ट पूरे सर्किट पे कितना आ रहा होगा, 18 ओम का आ रहा होगा। सो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज 18 ओम। ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ ए। Clear? Now we have to find the total current flowing through this circuit. तो I1, I2, I3, I4, I5 फाइंड करने की जरूरत नहीं है। So do one thing. Before continuing with the second part, just write this thing. Pause the video here. I'm going to rub this. Okay? Then I will continue with the second. So pause here and write this. Now second part. According to Ohm's law, V equals to I into R. So what is I? I is V by R. हमें करंट निकालना है। पूरे सर्किट का हमारे पास वोल्टेज है, पूरे सर्किट का हमारे पास रेजिस्टेंस है, तो पूरे सर्किट का हमें करंट मिल जाएगा जितना बैटरी यहां से फ्लो होना स्टार्ट होगा। क्लियर? So I equals to V by R. What is V? 12 volt. रेजिस्टेंस कितना आया था, 18। आपने लिखा है रेजिस्टेंस लास्ट में कितना आया, 18। So 2 by 3
0.67 को राउंड ऑफ करेंगे तो 67 एम्पियर. So this is the total current flowing through the circuit. Clear? For finding out total current, what we can do, if we have the potential of the energy source and if we have the total resistance, we can get the total current simply by this Ohm's law. Okay? So write this, then we will continue with the next topic. Pause the video here and write this. Your next topic is heating effect of electric current. Okay. Now what is heating effect of electric current? आपने देखा होगा whenever any appliance is working, at that time the surface of that appliance heats up, वो heat हो जाता है. So what is the main reason behind this? So whenever electrons are in motion, means whenever there is a presence of current in the circuit, at that time resistance is offered, frictional force is offered. तो friction की वजह से और current के flow की वजह से जितना ज़्यादा current होगा उतना ज़्यादा उसमें friction भी offer होगा. मतलब don't consider this. जितना ज़्यादा current होगा, ठीक है, वो फ्रिक्शन फोर्स को अपोज करने का ट्राई करेगा तो उतनी ज्यादा हीट होगी. ठीक है. सो करंट पे भी हीट डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे भी हीट डिपेंड करती है, कितने टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है उस पे भी हीट डिपेंड करती है. जैसे आपने कोई अप्लायंस को स्विच ऑन किया, सो अगर आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए स्विच ऑन किया तो इतनी हीट नहीं डेवलप होगी. बट सपोज बहुत टाइम के लिए स्विच ऑन है तो उसमें हीट ज्यादा डेवलप होगी. सो हीट जो डेवलप होती है अप्लायंस में वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं? दोस फैक्टर्स आर करंट flowing through that appliance, second resistance of that appliance, and third the time period for which the current is flowing. ठीक है, कितने टाइम तक वो अप्लायंस ऑन है, कितनी देर तक करंट फ्लो हो रहा है, उस पर डिपेंड करता है. नाउ द थिंग इज द हीट प्रोड्यूस्ड इन अप्लायंस इन मेनी केसेस इट इज अनडिजायरेबल, उसकी कोई जरूरत नहीं होती. बट इन सम केसेस द हीट प्रोड्यूस्ड इज डिजायरेबल. कुछ केसेस में कुछ अप्लायंसेस में हीट प्रोड्यूस करवानी पड़ती है क्योंकि उसका मेन फंक्शन ही वही होता है. फॉर एग्जांपल हम रूम हीटर की बात करें. रूम हीटर में आपने देखा होगा कॉइल्स होती हैं. रूम हीटर में आपने देखा होगा इस टाइप की कॉइल्स होती हैं, ऐसी अंदर कॉइल होती है. तो ये कॉइल ऐसी क्यों होती है, इतनी थिन और इतने ज्यादा नंबर ऑफ लूप्स वाली क्यों होती है? क्योंकि जितने ज्यादा लूप्स होंगे, अगर मैं स्ट्रेट रखूं या कॉइलिंग करूं तो दोनों में कंडक्टर की लेंथ किस में ज्यादा है? इसमें ज्यादा है. इसकी लेंथ क्या है? ज्यादा. ओके, लेंथ ज्यादा हो गई इसकी, कम स्पेस में ज्यादा. अगर आपको लेंथ लेके आनी है कंडक्टर की तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी कॉइलिंग कर सकते हैं. आप देखोगे कॉइल बहुत ही थिन होती है. कॉइल इन द रूम हीटर्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स, इट इज वेरी थिन. तो उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है सिलेंडर का? पाई आर स्क्वायर. तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? बहुत ही कम होगा. क्लियर? नाउ व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस इज रो इनटू एल बाय ए. व्हाट इज रेजिस्टेंस? रो इनटू एल बाय ए. आपने 5th फॉर्मूला पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस में. तो अगर आप लेंथ बढ़ा दो और एरिया कम कर दो, बोथ दीज फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस बढ़ेगा. अगर किसी भी चीज की लेंथ ज्यादा हो और एरिया कम हो तो उसमें रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है. फर्दर दिस कॉइल which is used in heaters, it is made up of nichrome. किसकी बनी होती है? नाइक्रोम की बनी होती है. किसकी? नाइक्रोम की. सो नाइक्रोम अगर आप टेबल पेज नंबर 207 पे था आई गेस, उस पे अगर आप देखोगे टेबल तो उसमें नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी है वो हाईएस्ट है. रेजिस्टिविटी हाईएस्ट है तो रेजिस्टेंस क्या हो गया? हाईएस्ट.
तो इलेक्ट्रिक हीटर में रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा रखने का ट्राई किया जाता है। क्यों? अभी हम पढ़ेंगे आगे, इसके बाद एक और टॉपिक आएगा कि जितना ज्यादा हम रेजिस्टेंस रखेंगे उतना ही ज्यादा उसमें क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, और जितनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी वो उसके एप्लीकेशन के लिए क्या है, डिजायरेबल। सो आप इलेक्ट्रिक हीटर्स में देखोगे ऐसी कॉइलिंग होती है, फिर इलेक्ट्रिक टोस्टर्स में अंदर कॉइल्स होते हैं, इलेक्ट्रिक आयन में कॉइल होती है। तो वहां सब में क्या चीज चाहिए, हमें हीट चाहिए। आपने इमल्शन रॉड्स देखी होंगी, वो पानी गर्म करने के लिए इमल्शन रॉड्स होती हैं, उसका भी शेप कैसा होता है, कॉइलिंग की होती है। कॉइलिंग क्यों की होती है, जितनी ज्यादा लेंथ उतनी ज्यादा हीट मिलेगी आपको। ठीक है, अब हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में बुक में 2 एग्जांपल्स दिए, वो 2 एग्जांपल्स हमें डिटेल में थोड़ा पढ़ने हैं। ओके, दोस 2 एग्जांपल्स आर गिवन ऑन पेज नंबर 218। They are given on page number 218। तो वो मैं पहले पढ़ा देता हूँ, दिए बाद में, बट मैं पहले आपको बता देता हूँ। तो आपको जो फर्स्ट एग्जांपल दिया है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे एग्जांपल्स दिए जहां पे हीट डिजायरेबल है। तो फर्स्ट एग्जांपल वो दिया है आपको हीटिंग एलिमेंट ऑफ बल्ब का। आपने बल्ब्स देखे होंगे, तो बल्ब के बीच में एक फिलामेंट होती है, बल्ब्स का शेप होता है, तो बल्ब्स के बीच में कैसे एक फिलामेंट होती है, इस टाइप की जिगजैग शेप ही होता है, इस टाइप की थोड़ी जिगजैग। आप अगर बल्ब्स को ध्यान से देखोगे तो बीच में फिलामेंट दिखेगी आपको, ग्लास की होगी और बीच में ऐसे से उसमें जिगजैग लाइंस होगी। तो वो फिलामेंट किसकी होती है? द फिलामेंट इज मेड अप ऑफ टंगस्टन। किसकी होती है? टंगस्टन की होती है। नाउ व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स? टंगस्टन को यूज करने का रीजन क्या है? टंगस्टन हैज अ हाई रेजिस्टिविटी एंड अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। टंगस्टन की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। अब रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, प्लस रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है तो उसमें हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। उसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है हीट का कि वो रेजिस्टेंस पे डिपेंडेंट है, हम इसके बाद डिराइव करेंगे। बट अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसकी रेजिस्टिविटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी। सॉरी, रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो टंगस्टन में हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, तो आप बल्ब को कभी टच करोगे तो बहुत ज्यादा हीट अप हो चुका होगा वो। अब हीट प्रोड्यूस करने का रीजन क्या है कि टंगस्टन अगर एक पॉइंट तक हीट होता है तो उसमें जो हीट एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइट एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? लाइट एनर्जी में। तो हमें एक ऐसी चीज चूज करनी थी जिसमें ये चीज भी पॉसिबल हो, प्लस उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो? ज्यादा हो। वरना इतने टेम्परेचर पे अगर कोई एलिमेंट मेल्ट हो गया तो उसका तो कोई यूज ही नहीं। सो व्हाई इज टंगस्टन यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स? Because it has high resistivity and high melting point, and at high temperatures the heat energy is converted into light energy. Clear? So ये टंगस्टन का यूज था। Here heating effect is desirable। हम कौन से एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं जहां पे heating effect क्या हो? desirable हो। तो टंगस्टन में हमने क्या पढ़ा कि बल्ब एक फिलामेंट होती है जो किसकी बनी होती है? टंगस्टन की बनी होती है। टंगस्टन इज वेरी हार्ड मेटल। ओके, सो tungsten is used because of its high resistivity and high melting point when it is heated to a certain temperature। हीट क्यों होगा? क्योंकि इसकी रेजिस्टिविटी हाई। जैसे आप स्विच ऑन करोगे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे, तुरंत हीट अप होगा वो और तुरंत लाइट जल जाएगी। बल्ब में तो ब्लिंकिंग नहीं होता है ट्यूबलाइट जैसे। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट एग्जांपल। सिर्फ इसको आपको रीड करना है, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। सेकेंड एग्जांपल जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में, that example is of fuse। ठीक है, कौन सा एग्जांपल अब हमें पढ़ना है? फ्यूज का एग्जांपल पढ़ना है। तो फ्यूज आपने सुना होगा, आपने घर पे एमसीबीज देखी है। ठीक है, वो स्विचेस होती है, मेन स्विचेस होती है। एमसीबी स्टैंड्स फॉर मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब एमसीबीज सेंसर्स पे वर्क करती है, बट बाहर आप जब देखोगे, पहले तो घर में भी फ्यूज यूज होते थे,
बट अगर आप बाहर देखोगे जहां से आपके घर में मेन वायरिंग आती है, तो पूरा सोसाइटी का एक बॉक्स होता है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन का, उसमें फ्यूज होता है। फ्यूज क्यों यूज होता है? अब फ्यूज में क्या होते हैं, ऐसे दो टर्मिनल्स होते हैं। फ्यूज का मैं साइड व्यू बनाता हूं। फ्यूज में ऐसे दो टर्मिनल्स होते हैं, इस टाइप से दो टर्मिनल्स होते हैं। अब दो टर्मिनल्स के बीच में यहां पे सपोज यहां से एक वायर आ रहा है और ये आपके फॉर रेजिडेंशियल यूज ये वायर जा रहा है, ठीक है। ये फ्रॉम पावर स्टेशन और सबस्टेशन से आता है। तो बीच में फ्यूज वायर है। ये कौन सा वायर है? ये फ्यूज वायर है। फ्यूज वायर is made up of an alloy of tin, SN stands for tin and lead। किससे बनता है? टिन और लेड से। Now an alloy which is made up of tin and lead, that alloy has a very low melting point। उसका melting point क्या होता है? बहुत ही लो होता है। अब मैं अभी आपको आगे एक थ्योरी में प्रूव करूंगा कि हीटिंग इफेक्ट मतलब हीट है वो करंट इंक्रीज करने से भी बढ़ती है, रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से भी बढ़ती है। अब क्या होता है, कभी कभी पावर स्टेशंस में कोई फॉल्ट होने से करंट एकदम से इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सपोज पावर स्टेशन में कोई भी फॉल्ट हुआ तो उससे करंट सपोज इंक्रीज हो गया। अगर उतने मैग्नीट्यूड का करंट आपके रेजिडेंशियल अप्लायंसेस में फ्लो हो गया तो रेजिडेंशियल अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे? उनमें शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है, वो डैमेज हो जाएंगे। आपके अगर अप्लायंसेस एक साथ सारे अप्लायंसेस घर के डैमेज हो गए तो दैट विल बी अ ह्यूज लॉस, ठीक है। मॉनिटरी फैक्टर में बहुत बड़ा लॉस होगा वो। तो इसलिए क्या किया जाता है, घर से पहले, घर में वायरिंग आने से पहले फ्यूज यूज किया जाता है। फ्यूज क्या करते हैं कि सपोज करंट इंक्रीज होता है तो करंट इंक्रीज होने से हीट भी इंक्रीज होती है। दैट हीट प्रोड्यूस्ड इज सफिशिएंट इनफ टू मेल्ट दिस फ्यूज वायर। थोड़ा भी हीट बढ़ी तो फ्यूज वायर क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। फ्यूज वायर मेल्ट हो गया, करंट बढ़ा पावर स्टेशन में कोई भी फॉल्ट से, तो उससे क्या हुआ? हीट इंक्रीज हुई। हीट इंक्रीज हुई सो दैट हीट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल्टिंग दिस वायर। ये वायर मेल्ट हो गया, सर्किट क्या हो गया? ब्रेक। करंट आ पाएगा यहां से यहां तक? नहीं आ पाएगा। क्लियर? सो फ्यूज का वर्किंग कैसा है? फ्यूज इज ऑल्सो बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कि करंट इंक्रीज होने से हीट इंक्रीज हुई और वो हीट ने इस वायर को क्या कर दिया? मेल्ट कर दिया। तो आपको याद रखना है कि फ्यूज वायर किससे बनता है? सो इट इज मेड अप ऑफ एन अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। These two metals are used because an alloy formed by these two metals will have a low melting point, ठीक है। So this was the working of fuse। So ये heating effect of electric current की दो practical applications थी which are given on page number 218 of your textbook, ठीक है। अभी मैंने आपको सब समझा दिया है। Just go through that topic in your textbook, read it once। अब इसके बाद हम एक डेरिवेशन करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। The derivation is known as Joule's law of heating। The derivation is known as Joule's law of heating। In this derivation, we have to derive a formula for heat produced in a circuit। कोई भी सर्किट में जो हीट प्रोड्यूस हो रही है उसका फॉर्मूला अब हमें डिराइव करना है इस टॉपिक में, ठीक है। अब डेरिवेशन स्टार्ट करने के लिए याद कैसे रखना है कि ये टॉपिक स्टार्ट कैसे होगा, तो आपको याद होना चाहिए जूल्स ऑफ हीटिंग है, तो हमें किसका फॉर्मूला डिराइव करना है? हीट एनर्जी का। हीट क्या है? इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। 9th स्टैंडर्ड रिकॉल करो, वर्क एंड एनर्जी चैप्टर। कोई भी एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करने के लिए हमें क्या डिराइव करना पड़ता है?
वर्क का फॉर्मूला। जो भी वर्क होता है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड, सो हमें किसका फॉर्मूला डिराइव करना है, वर्क का, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, हीट एनर्जी। अब आप खुद सोचो कि अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े उसमें वर्क कौन से फॉर्मूले में आता है, थर्ड फॉर्मूले में, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि हीट किस पे डिपेंड करती है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। किस पे डिपेंड करती है, करंट पे, कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना रेजिस्टेंस है अप्लायंस का, और कितने टाइम के लिए वो अप्लायंस वर्किंग कंडीशन में था। सो हीट डिपेंड्स ऑन दीज थ्री फैक्टर्स। सो वी हैव टू डिराइव अ फॉर्मूला ऑफ हीट इन टर्म्स ऑफ दीज थ्री क्वांटिटीज, आई, आर और टी के फॉर्म में हमें डिराइव करना है। अब हीट डिराइव करने के लिए किसका यूज करेंगे हम, वर्क का। तो चलो फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं। वर्क क्यों करना पड़ा था यहां पे, चार्ज को मूव कराने के लिए, ठीक है। सो वर्क डन टू मूव चार्ज Q across potential difference V is given by वर्क डन, वर्क क्यों करना पड़ा, टू मूव चार्ज Q अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस V। तो वर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इज गिवन बाय W इक्वल्स टू V इंटू Q। W क्या हो जाएगा, V इंटू Q। लेट दिस बी इक्वेशन 1। हमें वर्क का फॉर्मूला इन तीन के फॉर्म में चाहिए, तो ना ही हमें V चाहिए ना ही हमें Q चाहिए। सो बट I क्या होता है, Q बाई T होता है। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज क्या हो गया, बट चार्ज विल बी I इंटू टी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये तो सिर्फ रफ वर्क में मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं। करंट इज Q बाई टी, सो Q इज I इंटू टी, बट Q इज I इंटू टी। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में रख देते हैं Q की जगह पे, तो W क्या हो जाएगा, V, Q की प्लेस पे क्या सब्स्टिट्यूट होगा, I T, ओके। अब I और T आ गया, हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। हमें रेजिस्टेंस हटाना है, सॉरी रेजिस्टेंस लाना है और वोल्टेज हटाना है यहां से। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, according to Ohm's law, V equals to I into R. Substituting this value in equation 2, what you will get, W is equals to V की प्लेस पे क्या लिख देंगे, IR, in place of V, IR into IT, okay। Q की प्लेस पे क्या लिखा, IT, V की प्लेस पे क्या लिखा, IR, IR into I is I square R T। W equals to I square R T। This work done, this work is dissipated, मतलब हीट इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, जैसे हीटर है तो उससे हीट बाहर निकलेगी, सो इज dissipated in the form of heat. Therefore, heat is I square RT. Heat is I square RT. क्लियर, ये था डेरिवेशन। इस डेरिवेशन का नाम क्या है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्योंकि जूल्स लॉ क्या है वो देखते हैं। जूल्स लॉ इसी रिलेशन से आया। ये रिलेशन कैसे आया, फर्स्ट हमने लिखा W is equals to V into Q, then in place of Q we have written I into T,
then in place of V we have written IR. So IR into IT, I square RT, and this work then is dissipated in the form of heat, so heat is I square RT. Now Joule's law. जूल्स लॉ है क्या? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का ये डेरिवेशन है, बट जूल्स लॉ अगर आपको स्टेटमेंट पूछते हैं तो क्या लिखना है? हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर is directly proportional to first square of current flowing through it. किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? स्क्वायर ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट का स्क्वायर. सेकेंड, resistance of conductor, and third, time for which current flows. This is Joule's law. Okay, so this is the mathematical derivation of Joule's law and this is the actual law in words. Okay, आपको स्टेटमेंट भी पूछ सकते हैं, आपको डेरिवेशन भी पूछ सकते हैं कि derive H equals to I square RT, derive an expression for Joule's law of heating, statement के लिए state Joule's law of heating. Okay, so this is your topic. ठीक है, Joule's law of heating आपको क्लियर है, practical applications of heating effect of electric current आपको क्लियर हो गए. अब एक सम कर लेते हैं जिस पे बेस्ड हो. नहीं, सम्स पावर पे बेस्ड है एंड पावर वी विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो टुडे बिकॉज देयर आर मेनी न्यूमेरिकल्स बेस्ड इन पावर, तो उस टाइम आपको मैं पावर एक्सप्लेन करूंगा एंड देन वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल्स. सो टुडे व्हाट वी डिड, वी सॉल्व्ड वन न्यूमेरिकल व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट. देन वी स्टडीड द कांसेप्ट ऑफ हीट. See, in many cases heat is undesirable, but in some cases heat is desirable. तो वो हमने एग्जांपल्स पढ़े हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में. देन वी स्टडीड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, डेरिवेशन पढ़ा है एंड देन वी स्टडीड अ लॉ. ठीक है, सो जस्ट गो थ्रू दिस एंड राइट ऑल दिस. थैंक यू.